नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आज बात हल्द्वानी हिंसा का दोषी कौन। उत्तराखंड का हल्द्वानी शहर हिंसा की आग में जल रहा है। हल्द्वानी में मदरसे पर बुलडोजर एक्शन को लेकर भड़की हिंसा में अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। बताया यह जा रहा है कि जब पुलिस प्रशासन की टीम कार्रवाई के लिए हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में बने मदरसे और मस्जिद को हटाने के लिए पहुंची तो स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और पथराव शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती चली गई। मकानों और दुकानों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं सामने आने लगी। पूरे शहर में तनाव फैल गया और इसके बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दंगाइयों को दिखते ही गोली मारने का आदेश भी दिया है। वहीं इस घटना के बाद से शहर में बेहद संवेदनशील माहौल बना हुआ है। नैनीताल के डीएम वंदना सिंह ने बताया है कि हल्द्वानी में हुई हिंसा प्लानिंग के तहत हुई है, प्लानिंग की गई है। पुलिस की टीम पर हमले के लिए पहले से ही पत्थर रखे गए थे। हिंसा की वजह से शहर में कर्फ्यू लगाया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। चुनाव से पहले हल्द्वानी हिंसा के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने हल्द्वानी मामले को लेकर विपक्षी दलों की आपात सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में विपक्षी दलों ने हल्द्वानी हिंसा पर चिंता जाहिर की है। साथ ही विपक्ष ने सरकार के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की है और सवाल यह है कि आखिर हल्द्वानी हिंसा का दोषी है कौन। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में हिंसा की आग भड़क गई है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में नजूल जमीन पर बनी मस्जिद और मदरसे को हटाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और आदेश पर की जा रही पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया, लेकिन बवाल बढ़ने लगा। तब रामनगर से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई। बवाल करने वाली भीड़ ने आगजनी करनी शुरू कर दी। मकानों और दुकानों पर तोड़फोड़ की गई। दर्जनों गाड़ियों को फूंक डाला गया, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। देर रात तक हल्द्वानी हिंसा की आग में जलता रहा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री बैठक में हल्द्वानी की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने पुलिस को अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आगजनी पथराव करने वाले एक एक दंगाई की पहचान की जा रही है। सौहार्द और शांति बिगाड़ने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं चुनाव से पहले हुई हल्द्वानी हिंसा के बाद राज्य में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस मुख्यालय में विपक्षी दलों की हल्द्वानी प्रकरण को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीआई समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता उपस्थित रहे। बैठक में हल्द्वानी हिंसा पर चिंता व्यक्त की गई और इसके साथ ही विपक्षी दलों ने बीजेपी पर चुनाव से पहले धार्मिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है।
साथ ही विपक्षी दलों ने सरकार के साथ ही तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की है। विपक्षी दलों ने इस घटना की न्यायिक जांच की सरकार से मांग की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने हल्द्वानी पहुंचकर जमीनी स्थिति का जायजा लिया है। देखिए, मांग रख रहे हैं हम कि डीएम को और एसएसपी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्ती किया जाए, हटाया जाए अपने पदों से वहां से। और हमने मुख्यमंत्री जी से और राज्यपाल जी से मिलने का समय भी मांग रहे हैं, क्योंकि सभी जो जन संगठन हैं, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि आज हल्द्वानी कल कौन। तो ऐसे में अगर इस स्थिति को यहाँ पर नहीं रोका गया तो ये बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो सकती है, बहुत बड़े रूप में भी आ सकती है। देखिए, हल्द्वानी में कल जो घटना हुई है, आम आदमी पार्टी आज सर्वदलीय बैठक में अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई। हम इस घटना का विरोध करते हैं। हम पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में शांति का संदेश देना चाहते हैं। जो घटना कल हुई है, वो जो हिंसक घटना वहाँ पर हुई है, हम उस हिंसा का विरोध करते हैं। और जिस तरीके से जो हमारी पुलिस थी, जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस घटना को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब हुई। जिस तरीके से हमारी जो गुप्तचर एजेंसियां थी, उस घटना को रोकने में नाकामयाब हुई। सीधा फेलियर धामी सरकार का है। या तो धामी सरकार की मिलीभगत है कि इस तरह की घटनाएं हों और जो 2024 का चुनाव है उसको फिर हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे पर पोलराइज कर दिया जाए। आम आदमी पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। हिंसा की जो पूरी घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और किसी भी तरह की हिंसा को हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं, शांति की हम अपील करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये मानते हैं कि सुनियोजित तरीके से प्रशासनिक चूक है, प्रशासन स्थितियों का आकलन करने में विफल रहा है और उसके चलते इतनी बड़ी हिंसक घटना हुई है। इसलिए पहली बात यह है कि इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। नैनीताल ज़िले के डीएम और एसएसपी को तत्काल हटाया जाना चाहिए और इस पूरी घटना की न्यायिक जांच हो। मजिस्ट्रेट रिटायर्ड या एक्टिंग चीफ जज से इसकी जांच कराई जाए। कुल मिलाकर चुनाव से पहले उत्तराखंड का हल्द्वानी शहर हिंसा की आग में जल रहा है। हल्द्वानी में मदरसे पर बुलडोजर एक्शन को लेकर भड़की हिंसा में अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में अब सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने सरकार से इस्तीफे की मांग के साथ ही प्रशासन और अधिकारियों की भी इस्तीफे की मांग की है। साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। सवाल ये है कि आखिर हल्द्वानी हिंसा का दोषी कौन है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज इस बात को लेकर चर्चा कि आखिर उत्तराखंड का ये हल्द्वानी शहर जो हिंसा की आग में भड़का, ये भड़काने वाले कौन थे अराजक तत्व? आखिर कैसे भड़की ये हिंसा और इसके पीछे क्या साजिश रही? क्या प्री प्लानिंग के तहत इस हिंसा को उकसाया गया, भड़काया गया? इसी को लेकर आज देवभूमि के दंगल में हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष नौटियाल जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट हैं केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपसे कुछ ही देर बाद वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे और साथ ही आम आदमी पार्टी से भी प्रवक्ता कुमार सिसोदिया जुड़ेंगे। शुरुआत कर लेते हैं नौटियाल जी से। आशीष जी, सर्वदलीय बैठक का आयोजन जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हो रही है और इस हिंसा को लेकर सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी ही ले लेते हैं। इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? जी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई मजहब ये नहीं सिखा सकता कि आपस में बैर रखें। ये राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं, चाहे कोई पक्ष कर रहा हो, पर है तो कहीं ना कहीं राजनीति। दूसरा, मैं मैडम इस हमले में जो भी लोग घायल हुए हैं, जो चारों की जान गई है, उनके प्रति कांग्रेस पार्टी की तरफ से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और जो हुआ वो अत्यंत दुखद हुआ। जिसने भी ये कार्य किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले समय में, भविष्य में कोई भी इस प्रकार की हरकत ना कर पाए, माहौल ना बिगाड़ पाए, आपसी भाईचारा ना बिगाड़ पाए। ये सब नहीं होना चाहिए। मैडम, इसमें सबसे बड़ी चूक जो है प्रशासन की है। आप देखिए मैडम, जब भी कोई भी धार्मिक जगहों पर कोई इस तरह की अगर समस्या आती है
कि उसे तोड़ना पड़ रहा है या कुछ करना है, तो एक दिन का काम नहीं है। पुरानी बात होती है, ये पुराने काफी टाइम से चल रहा है ये। और उस समय हमारा एलआईयू, अन्य विभाग जो इंटेलिजेंस है, ये लोग कहाँ थे? इनकी भूमिका पे जरूर सवाल उठता है कि उस समय ये सब लोग कहाँ थे। ये पहले पता क्यों नहीं लग पाया कि इतनी भारी मात्रा में पत्थर लेके लोग अपने छतों में इधर उधर बैठे हुए हैं और इस तरीके का हमला कर सकते हैं। देखिए, एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। ये कोई अचानक नहीं हो गया कि पुलिस से जैसे ही प्रशासन पहुंचा और वहां पे हो गया। और सरकार, कमी है सरकार की, इतनी बड़ी भीड़ के आगे 200-300 जानों को भेज दिया इन्होंने कि आप जाएं और इतनी बड़ी भीड़ पे काबू पाएं। तो कहीं ना कहीं से ये सोची समझी रणनीति भी लगती है कि जब आपको जिस प्रकार पता होगा, जब भी इस तरीके के दंगे होते हैं, हिंसा भड़कती है, नफरत पैदा होती है, तो इससे देश में केवल एक ही पार्टी है जो फायदा उठाने का काम करती है, और उस पार्टी को आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते भी हो। कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। निश्चित मैडम, आपने बोल दिया, आपको पता है इसका मतलब। एक पता ही पार्टी नहीं है, या तो पक्ष होता है या तो विपक्ष होता है। नहीं, तो खुद भारतीय या जनता तो पार्टी ही विपक्ष होती जब है। आरोप लगा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ही आई। तो आप साफ साफ कहिए कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, की ये बिल्कुल। सोची समझी रणनीति है। बिल्कुल खुलकर मैडम, जब बोलिए। 2024 अब लोकसभा चुनाव जब नजदीक आते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और होने दिया जाता है। अगर शासन प्रशासन चाहता तो इस प्रकार की घटनाएं हो ही नहीं सकती थी। कैसे कोई कैसे पत्थर मार देगा? कहां से इतनी मात्रा में आप पत्थर लेके आए? जो काम जम्मू कश्मीर में होते थे वो काम हमारे उत्तराखंड में पहुंच गए। उत्तराखंड जैसा शांत राज्य है, जो देवभूमि है, वहां पर इस तरह की हरकतें हो रही है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की घटना की हम पूरी निंदा करते हैं। चलिए, कुंवर जपेंद्र जी से इसका जवाब ले लेते हैं, साथ ही पहले शांति प्रसाद भट्ट जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। इसके बाद कुंवर जपेंद्र जी आपका रुख करेंगे। शांति प्रसाद जी, क्या इसके पीछे कौन जिम्मेदार है जो हल्द्वानी की तस्वीर निकलकर सामने आई और अब ये हंगामा और बढ़ता जा रहा है, कर्फ्यू लगा दिया गया, स्थितियां आप देख रहे हैं, इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? देखिए, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर बड़ी हिंसा हुई। इसमें 6 परिवारों के चिराग बुझ गए। क्षेत्रीय दल के नेता होने के नाते उन परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। अब डिबेट का जो सार है कि इसमें दोषी कौन है, देखिए यशी जी, हाई कोर्ट के आदेश पहले भी थे जो आज भी स्टैंड कर रहे हैं कि जो भी सरकारी संपत्तियों पर बैठा है उस कब्जे को खाली कराया जाए। यही वो भारतीय जनता पार्टी है। जब रिस्पना पुल पे बुलडोजर चलाने की बात आई कि जो रिस्पना पुल के किनारे लोग बैठे हैं इनको से खाली कराया जाए, तो यही सरकार है जो अध्यादेश लेकर आई और घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोली, हम किसी का घर उजड़ने नहीं देंगे। हम पूछना चाहते हैं, उस समय पर हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना इस सरकार ने क्यों करी? और अगर करी तो फिर बिना तैयारी के आप रात के अंधेरे में हल्द्वानी के उस गांव की ओर कैसे चले गए? अगर जाना था तो सुबह 10 बजे एक पर्याप्त टाइम होता है, दिन का उजाला होता है। और तीसरी बात, फोर्स इतनी कम क्यों थी? क्या ये एलआईयू का फेलियर है? एसएसपी अपनी ड्यूटी और अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा नहीं पाए, अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं किया? जिला अधिकारी कहां सोई हुई थी? क्या उनको मालूम नहीं था कि एक विशेष व्यक्तियों के धार्मिक स्थल को अगर हम बेदखल करने जा रहे हैं तो वहां हिंसा भड़क सकती है? एक दिन में, एक घंटे में लाखों पत्थर यदि छतों पर इकट्ठे हुए हैं तो एलआईयू क्या कर रही थी? अगर इन तमाम बिंदुओं पर अगर आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर सूचनाओं को लीक किया गया, उनको हिंसा के लिए तैयार किया गया और फिर एक समय, निश्चित समय, जो राजनीतिक षड्यंत्र, हाँ, अतिक्रमण का वो समय, हटाने का समय 4 बजे कतई नहीं हो सकता। ड्यूटी 10 बजे अगर होती तो इतनी बड़ी हिंसा नहीं होती, और अगर फोर्स वहां होती तो इस तरह की कोई दिक्कत वहां नहीं आती। अब मेरा अंतिम वो, अगर सरकारी संपत्तियों पे कब्जा हुआ तो वो राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं, जिनके शासनकाल में ये घटनाएं घटी? अरे कब्जा तुम कराओ, नेता तुम कब्जा कराओ,
सड़क तुम बना के दो, बिजली तुम लगा के दो, उसके बाद हाई कोर्ट का सहारा लेकर किसी की आस्थाओं पर चोट मारने तुम पहुंच जाओ। न्यायालय का अगर हाई कोर्ट फैसला, का आदेश है, देखिए मैं अपनी बात न्यायालय खत्म का कर जो रहा हूं। फैसला निकलकर सामने आता है तो क्या वो जायज फैसला नहीं था? उससे इत्तेफाक नहीं रखते हाई हैं कोर्ट- शांति प्रसाद जी? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो सरकारी संपत्ति पे बैठे हैं उन्हें उजाड़ो। ऐसा नियम बनाइए कि जो सरकारी संपत्ति में बैठा है वहां का अधिकारी सबसे पहले बर्खास्त हो, जिसके अधीन में वो संपत्ति की रक्षा की ड्यूटी है। उसके बाद जाकर जो संपत्ति पे कब्जा कर रहा है उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाकर जेल भेजो, तब तो हम माने कि उत्तराखंड ठीक है। में सरकार नाम की चीज है। अरे भाजपा के नेताओं ने इतनी संपत्तियों पे अवैध कब्जा कर लिया, मदरसे बुलडोजर को लेकर ये बुलडोजर चलवाया गया, अवैध जो मदरसे हैं उसको लेकर ये कार्रवाई की गई, तो ये कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी शांति देखिए, प्रसाद जी? हमारा ये कहना है कि जो सरकारी संपत्तियों पर बैठा है वो कितना ही ताकतवर हो उसको बाहर किया जाए, मगर ये कहना कि एक वर्ग विशेष के ऊपर कार्रवाई हो जाए और अपने को बचाने का प्रयास हो, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। ठीक और अगर रात के अंधेरे में अतिक्रमण को हटाने के लिए जिसने भी आदेश किए हैं उस एसएसपी से लेकर डीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से यदि इसकी चलिए, जांच करानी आरोप जाए और गंभीर 15 है दिन में और सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। जपेन जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ उमा सिसोदिया जी भी जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जपेन जी, आपसे जवाब लेंगे, मंशा क्या है? ये दोहरा चरित्र का जो आरोप, शांति प्रसाद जी की बात आप सुन पा रहे थे, कांग्रेस प्रवक्ता की भी बात आपने बखूबी सुनी, और साथ ही क्या जाति और धर्म में डिवाइडेशन की ये राजनीति है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये पूरी तस्वीर सामने आ रही है? और जो महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है कि हल्द्वानी में ये हंगामे की तस्वीर जो निकलकर सामने आई हल्द्वानी से, क्या इसका अंदेशा नहीं था सरकार को? देखिए, पूरे उत्तराखंड के अंदर पिछले लगभग 1-1.5 वर्षों से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नगर नगर, कस्बे कस्बे में ये अभियान निरंतर चल रहा है। पर्वतीय जनपदों में अतिक्रमण हटाया गया, हरिद्वार जिले में हटाया गया, देहरादून में हटाया गया, आपका कुमाऊं मंडल में हटाया गया, कहीं कोई घटना नहीं हुई। ठीक है, छुटपुट विरोध होता है, जो अतिक्रमण करके बैठा है और जब उसे वहां से हटाया जाता है तो उसे तकलीफ होती है, लेकिन वो भी प्रक्रिया के तहत पहले नोटिस दिए जाते हैं, उन्हें सूचित किया जाता है, उन्हें बताया जाता है, उनकी सभी अधिकारी और शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग उनकी संतुष्टि करते हैं, उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। ऐसा ही इस बनभूलपुरा क्षेत्र में भी हुआ। वहां जो नसूल की भूमि पे कब्जे हुए और वो अवैध कब्जे होते चले गए, पिछले 6 महीने से निरंतर वहां नोटिस दिए जा रहे थे, उन्हें बताया जा रहा था, और वहां पे उन कब्जों को आधार देने के लिए वहां अनैतिक रूप से, अनाधिकृत रूप से, बिना स्वीकृति से जो एक धार्मिक स्थल का नाम लिया जा रहा है वो बनाया गया, जबकि वहां इस तरह का कोई काम नहीं होता था, लेकिन सिर्फ आधार बनाया जा रहा था एक वर्ग द्वारा। तो उसमें भी नोटिस दिए गए, ऐसा थोड़ी प्रक्रिया का उसमें भी नोटिस दिए गए। जब उसमें नोटिस दिए गए तो वो लोग हाई कोर्ट चले गए। अब जब वो हाई कोर्ट गए तो उन्हें भी पता था कि भाई अब हाई कोर्ट के बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो जब हाई कोर्ट में वो अपने मालिकाना और अपने कब्जों का कोई आधार वहां पे नहीं प्रूफ दे पाए, तो हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया कि आप अनाधिकृत रूप से बैठे हुए हैं, आपको वहां से हट जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अब उसके बाद शासन प्रशासन ने फिर सुबह से ही वो कार्रवाई चल रही थी। एक दिन पहले उन्हें, ऐसा तो है नहीं कि इधर से हाई कोर्ट का आदेश आया और उधर जो ठीक है, लेकिन बात इस बात को लेकर जो समय था, जिस समय ये कार्रवाई करने के लिए टीम वहां पर पहुंची, क्या वो उचित समय था? इसको लेकर हम वापस लौटेंगे जपेन जी। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है हल्द्वानी से। बड़ी खबर, कुछ ही देर बाद हल्द्वानी पहुंचेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बनभूलपुरा में हुई हिंसा का स्थानीय निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे डीजीपी, मुख्य सचिव समेत तमाम उच्च अधिकारी निरीक्षण करने के लिए, समीक्षा के लिए पहुंचेंगे। सीएम ने दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन के निर्देश पहले ही दे दिए हैं कि जो ये दंगाई हैं, जो अराजक तत्व हैं, इनके खिलाफ सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की जाए। तो लगातार पैनी नजर
और पल पल की अपडेट। सीएम ने दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है, लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहे हैं कि हल्द्वानी में जो हिंसा भड़की, तो इस हिंसा को भड़काने में किसका हाथ रहा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं हल्द्वानी में जो हिंसा भड़की, आखिर इसका जिम्मेदार कैसे माना जाए, क्योंकि यहां पर जो पुलिसकर्मी पहुंचे उन्हें अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। कई पत्रकार भी घायल हुए। स्थितियां जो हैं वो असमान, और अभी भी स्थिति वैसी ही नजर आ रही है। अब सीएम पहुंचेंगे उत्तराखंड के और निरीक्षण करने के लिए आला अधिकारियों के साथ। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। देवभूमि के दंगल में खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उमा सिसोदिया जी का रुख कर लेते हैं। उमा जी, आपका जो बयान निकलकर सामने आया, ये कहा जाए जो आरोप निकलकर सामने आया, आपने कहा कि जाति और धर्म और हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। अभी जो आपकी बाइट सुनी। देखिए, जो कुछ भी कल उत्तराखंड के एक बहुत बड़े शहर, हमारे कुमाऊं के बड़े शहर हल्द्वानी में जो घटना घटी है, उसके लिए कौन दोषी है? उत्तराखंड की वादियां आज रक्त रंजित हो रही हैं। उत्तराखंड की वादियों में भी हम इस तरह की हिंसा हम लोग देख रहे हैं जो हमने कभी ना देखी ना सुनी, ना हमारे बाप दादाओं ने कभी देखी सुनी होंगी। शांति प्रसाद भट्ट जी बता सकते हैं, यहाँ के मूल निवासी है, नोटियाल जी बता सकते हैं कि क्या हमारे उत्तराखंड में भी हमने कभी किसी तरह के दंगे फसाद सुने थे, कभी पत्थरबाजी सुनी थी? किसका फेल्योर है? किसका फेल्योर है? इसका जवाब तो धामी सरकार देगी ना कि किसका फेल्योर है। धामी जी ये कह, इस समय कल दंगे हो गए वहां पर, कल वहां पर जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई है, जिस तरीके से सारी घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से हिंसा हुई है, ये हालात इतने बिगड़े क्यों? आपकी पुलिस का फेल्योर है, आपके प्रशासन का फेल्योर है, आपके इंटेलिजेंस का फेल्योर है, और सबसे बड़ा धामी जी आपके नेतृत्व का फेल्योर है। हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो पूरे प्रदेश में शांति स्थापित करके यहाँ पर काम धंधा जमाए लोगों का। एक तरफ आप इन्वेस्टर समिट बुलाते हैं, दूसरी तरफ भू कानून और भू आंदोलन यहाँ पर होते हैं। आप उसके ऊपर धामी सरकार कोई भी कुछ भी ऐसा ठोस जवाब नहीं दे रही है कि कौन हमारे मूल निवासी है और जो हमारा भू अधिनियम है उसकी गाइडलाइंस क्या है, तो इन्वेस्टर कैसे पैसे लगाएगा? और उसके बाद अब ये आपकी कानून व्यवस्था पे धज्जियां उड़ चुकी है। आप बिहार बनाएंगे हमारे प्रदेश को, क्या आप झारखंड बनाएंगे हमारे प्रदेश को? क्या बनाना चाहते हैं? गुंडा राज, कि जिसमें एक फेल्योर मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको ये समझ नहीं है कि किस तरीके से अपने प्रदेश की सब पूरी जनता को एक आंख से देखना होता है। एक आंख से देखकर आप ये धर्म की राजनीति यहाँ पर आप मत कीजिए। आप लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर आप लोग सत्ता में पहुंच गए और 2024 के चुनाव पर फिर ठीक है, धर्म और जाति की राजनीति तो सभी पार्टियां कर रही हैं फिलहाल। अगर मौजूदा वक्त में जो हालात नजर आ रहे हैं वो ऐसे ही उमा जी नजर आ रहे हैं। अगर कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि हम धर्म और जाति के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो ये झूठ है। कुंवर जपेन जी से इस बात का जवाब ले लेते हैं। जपेन जी, ये गंभीर आरोप है, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है और धामी सरकार का क्या फेल्योर माना जाए, एलआईयू का फेल्योर माना जाए? ये हिंसा कैसे भड़की? इसके बाद आशीष जी का रुख करेंगे। ये फेलियोर किसी का नहीं है, ये एक सुनियोजित दंगा था। जैसा कि हरियाणा के मेवात में दंगे को अंजाम दिया गया था, ये दंगाइयों की जो यहाँ तैयारियां थी, पेट्रोल बम थे और जो पत्थरबाजी हुई है, तो इसे क्या माना जाए? क्या इसमें कांग्रेस का संरक्षण नहीं माना जा सकता? बिल्कुल। और पूरे क्षेत्र के लोगों को पता है कि कांग्रेस के वहां के छुटभइये नेता इस अतिक्रमण वाले क्षेत्र में वर्षों से राजनीति करते आए हैं, और अभी भी कोर्ट जाना और कोर्ट से वापिस आना, वहां ये सारे दंगे की भूमिका को अंजाम देना, तो कांग्रेस इसमें पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। कांग्रेस अब जपेन जी, ठीक है, अगर ये विपक्षी दलों का संरक्षण है, दंगाइयों का संरक्षण कर रही है विपक्षी पार्टी, तो उस स्थिति को संभालना किसकी जिम्मेदारी है? जपेन जी, जिम्मेवारी उत्तराखंड की सरकार ने पूरी तरह से निभाई है। वहां दंगों को कंट्रोल किया गया, लेकिन ये सुनियोजित दंगों के पीछे जो राजनीति कांग्रेस खेल रही है और जो योजना बहुत तरीके से कांग्रेस ने इसे अंजाम देने का काम किया है, तो कांग्रेस वहां पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है।
कहां से आ गए वहां पेट्रोल पंप, कहां से वहां पे इतना पत्थर इकट्ठा हो गया? क्या वहां पे पता नहीं था कि कोर्ट के भी आदेश आ गए? और उसके बाद इस तरीके की जो सुनियोजित तरह से दंगाइयों ने भूमिका बनाई, तो वो क्या सोचते हैं कि उत्तराखंड की इन शांतवादी कानून का पालन कराया जाएगा कि भविष्य में दंगाई उत्तराखंड की शांतवादियों में इस तरह का माहौल बनाने से पहले 100 बार सोचेंगे। आज पूरा फिलहाल ये शांत वादियां जो हैं अशांत हो चुकी हैं, माहौल जो है वो पूरा हंगामा बरपा है जिस तरीके से, ये अब सिस्टम पर सवाल उठा रहा है जपेन जी। और सवाल इसलिए सत्ताधारियों से पूछना बनता है क्योंकि जिम्मेदारी पूरी पूरी सत्ता पक्ष की होती है। विपक्ष को तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, राजनीतिक षड्यंत्र के चलते ये सब तस्वीर सामने आ रही है। और ये राजनीतिक दल कौन है जो दंगाइयों को संरक्षण दे रहे हैं? भाई आशीष नौटियाल जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी। हाँ जी, देखिए ऐसी मैडम, यही लोग हैं। एक बात बताएं, कांग्रेस को इससे क्या फायदा होने वाला है? जिन्होंने दंगा किया वहां पर लाठी डंडे पत्थर चलाए गए, इससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा? इस फायदा तो बेहतर कांग्रेस को ही पता होगा। राजनीतिक दल शाम दाम दंड भेद जीत के लिए। और जपेंद्र भाई उनके तो जो गुरुजी बैठे हैं उनके सपने में भी कांग्रेस आती है। आप लोगों के सपने में तो कांग्रेस ही आती है चारों तरफ से। कांग्रेस इसमें कैसे हाथ हो सकता है बताएं? गलत को कांग्रेस कभी समर्थन नहीं कर सकती। अगर आप किसी का घर उजाड़ रहे थे, सूचना आ रही है, घर मत उजाड़ो, पर अगर आपको कोई पत्थर मार रहा है तो कैसे कर सकते? एक एक करके बेनकाब हो चुकी है। बेनकाब हम हुए, हरकतें इन्होंने की, बेनकाब हम हुए। बताओ, मतलब दंगे करवा रहे आप, दंगे रोकने में असफल आप, रात के अंधेरे में जा रहे आप, बेनकाब हम। हाँ, जो बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी वालों को। किस तरीके की बात करते हैं ये लोग? इतने बेशरम और तानाशाह लोग। आपको शर्म आनी चाहिए आपको। बेनकाब आप हो रहे हैं, आपके राज में करवाने वाले आप, एक एक करके अंधेरे में जाने वाले आप, बेनकाब हम। वाह वाह, माहिर है आप, धन्य है आप। वहां पर वोटों की गिनती कल करते हैं चंडीगढ़ में। ठीक है आशीष जी, कुंवर जपेन जी, एक एक करके आप बोलेंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जपेन जी, अगर ये झूठ समय पर सवाल, कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है पूरे हल्द्वानी के अंदर। आज वहाँ कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी क्या है। बेशर्मी है इन भाजपाइयों की, कहाँ सीखते हैं बेशर्मी? ठीक है, अभी क्लास कहाँ होती है? ठीक है जपेन जी, समय को लेकर सवाल। जपेन जी, कहाँ बनते हैं? जपेन जी, वोट खराब करते हैं, कैमरे में देख देख के वोट खराब करते हैं, और नकाब हम खुल गए। वाह बेशर्मो, म्यूट कराना पड़ जाएगा। एक एक करके आप आशीष जी, जपेन जी, आग लगा रही है और इस तरह बेशर्मी से खड़ी होकर कांग्रेस पर इल्जाम लगा रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। किस तरह की हरकतें कर रहे हैं आप लोग? ठीक है आशीष जी, आपकी बात पूरी हो गई। आशीष जी, जपेन जी, आपसे मेरा सवाल है, समय को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, कार्रवाई तो वहां सुबह से हो रही थी, नोटिस वहां पे पिछले 2-3 महीनों से निरंतर चल रहा था, तो वहां पे लेकिन समय को लेकर सवाल उठा रही है विपक्षी पार्टियां कि आखिर क्या वो समय सही था। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से वापस लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं हल्द्वानी हिंसा को लेकर, और हल्द्वानी हिंसा की जो तस्वीर निकलकर सामने आई, ये एक तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, आरोप लगा रही हैं, और जो पूरा माहौल अचानक से बना, और आखिर कौन, कैसे, किस प्लानिंग के साथ ये सब कुछ हुआ और इतना इंस्टेंट हो गया कि किसी को खबर तक नहीं लगी, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार रुख कर लेते हैं शांति प्रसाद भट्ट जी का, और उमा सिसोदिया जी भी जुड़ी हुई हैं। शांति प्रसाद जी, फिलहाल अब सर्वदलीय बैठक भी हो रही है और इस हिंसा को लेकर, क्योंकि अचानक से ये सब कुछ नहीं हुआ, ये बात तो उमा जी ने पहले ही साफ कर दी है कि ये प्री प्लानिंग तरीके से किया गया है, जितना मैंने सुना। तो क्या ये प्लानिंग का हिस्सा था और इसे रोकने के लिए कवायद होनी चाहिए थी जो नहीं हुई सत्ता पक्ष की तरफ से? क्या वाकई जो धार्मिक हिंसा है उसे भड़काने में इन्वॉल्वमेंट रहा?
देखिए यशी जी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण शांति घटना है। प्रसाद जी, मेरा नाम सोनी चौहान है जी। सोनी जी, जी। सोनी जी, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था देवभूमि में। और दूसरी बात यह है कि यदि पुलिस पर हमला हुआ है तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि कोई हिंसक होकर कानून को हाथ में ले। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। फिर सवाल खड़ा होता है, अब इसमें राजनीति होगी। कल घटना हो गई, अब राजनीति होगी, अब सर्वदलीय बैठक होगी, पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएगी। सवाल यह है कि बदनाम तो उत्तराखंड हो गया ना। अगर इसके मूल जड़ पे जाओगे तो एक उत्तराखंड का नागरिक नहीं है जो इस घटना को अंजाम दे रहा। लेकिन इस मगर हिंसा कब्जा करवाने भड़काने वाले के भाजपा के पीछे और अगर कांग्रेस के सत्ता नेता हैं। पक्ष पर आरोप विपक्ष लगा रहा है तो फायदा किसका है? देखिए, पक्ष का या सत्ता विपक्ष पक्ष का? पर यह आरोप इसलिए लग रहा आते हैं है जब कि जब जब चुनाव आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ये ट्रेंड सा बन गया है। जैसे विधानसभा चुनाव में हरीश रावत जी को दाढ़ी क्या लगाई, पूरी कांग्रेस धराशायी हो गई। तो इनको लगता है कि जब चुनाव आते हैं तो ऐसे दंगे हो जाएं, उसके बाद पोलराइजेशन कराकर चुनाव जीता जाए। ये ट्रेंड जो है बड़ा घातक है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। अगर वो पुलिस वालों पर हमला हुआ है तो ये लोकतंत्र पर हमला है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का कहीं गलत, मैं पहले तो मुझे यकीन नहीं है, अगर कहीं गलती से इनका हाथ है तो एसएसपी को बर्खास्त कर जेल डाल देना चाहिए, जो कि भारतीय संविधान के तहत शपथ खाकर अपनी नौकरी कर रहा है। वो किसी विधायक का नहीं है, वो किसी सरकार का एम्प्लॉय नहीं है। डीएम जिसके नाक के नीचे पूरा जिला है, यदि वहां पर वो हिंसक घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उनकी एलआईयू उनको सही सूचना नहीं दे पा रही है, तो काय के डीएम है? इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है तो सिटिंग जज से इसकी जांच कराए, 10 दिन में पता चल जाएगा, एक एक नाम बाहर निकल कर आ जाएंगे। उन नेताओं के फोनों की स्वयं जांच हो जाए कि कौन कौन नेता और किस किस के फोन उस समय पर ट्रैक पे थे। ठीक है, जांच के तो अरे आदेश भाई, दे दिए हैं। एक आम आदमी ये जानता है 4 बजे क्यों पुलिस वालों को भेजा? भाई, दो काम 10 बजे होना चाहिए था, वो रात के अंधेरे में किसके आदेश पर हुआ? ये वो जांचे हैं। अगर हो गई तो भारतीय जनता पार्टी पर जो शंका आ रही है वो राजनीतिक रूप से सही इसलिए लग रही है लोगों को क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये ट्रेंड है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। अगर हम विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं तो अगर वाकई ईमानदार धामी है तो धामी जी की संवेदनाएं देख लीजिएगा। धामी जी और भड़का रहे हैं, सख्त कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, वहां 6 मर गए, ठीक है, वो अपराधी थे, वो गलत थे। आप सोचिए कि ये जो जुडिशियल प्रोसीडिंग में ये चीजें हो जाएं कि जज के सामने जाने से पहले जज कहे जिस पे आरोप है उसे जेल नहीं, उसे फांसी लगा दो, तो मिल गया न्याय। धामी जी को यह कहना चाहिए था, अप्रिय घटना हुई है, मेरी संवेदनाएं हैं, इसकी जांच होगी, दोषियों पे कार्रवाई होगी। ठीक है, हालांकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जपेन जी, ये ट्रेंड क्या आगामी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए फॉलो किया जा रहा है? लेकिन इसमें ना जाने कितने मासूमों की जान भी चली जाती है, कुर्बानी देनी पड़ जाती है इस तरीके की हिंसा में। इनको सूट करती है ये चीजें। इसका जिम्मेदार किसे माना जाए भाई? जिम्मेदारी तो तय करनी होगी ना किसी ना किसी को। जपेन जी, ये तो कांग्रेस की जवाब जी बैठे ऐसी बातें करते हुए हमारे इन उत्तराखंड भाइयों को शर्म भी नहीं आ रही है। वहां पे एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि उस दंगे में कोई उत्तराखंडी नहीं था, सब लोगों को मार के दे, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने करा है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए भाई। बसाए कुंवर भाई, आप ही लोगों के और सम्मान को नाले खालों के अध्यादेश लेकर आओ। उमा जी आते हैं, आपका रुख करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आकर ड्रामे करो। उमा जी, आपका रुख ऐसे करेंगे। लोग बैठे हैं जो ऐसे समय में भी अपनी सरकार को ताकत देने की जगह दंगाइयों को बेनकाब करने की जगह आरोप लगाते हैं। और ऐसे हम दंगाइयों को बेनकाब कर तो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो दंगाई पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो दंगाई पार्टी है, वो तो बेनकाब कर तो रहे हैं। राजनीतिक बेईमानी भाजपा की जनता के बीच में ला तो रहे हैं। कुंवर जपेंद्र भाई, सबके चेहरे जनता देख रही है कि भाजपा में गुंडे, लुटेरे, दागी, बागी, ये सारे भाजपा में आकर जो है इनकी जांच होनी चाहिए। उमा सिसोदिया जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर दंगाइयों को ये समझ लेना चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर भविष्य में इस तरह के दंगों की पुनरावृत्ति नहीं होगी
और इन दंगाइयों चलिए, बहुत जल्द तस्वीर साफ होगी उत्तराखंड के सीएम की जो सख्ती नजर आ रही है और जिस तरीके से जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह भी महत्वपूर्ण है कि आखिर इस हिंसा के पीछे का जिम्मेदार किसे माना जाए और इस हिंसा में जिन लोगों की जान गई उस जान जाने का जिम्मेदार किसे माना जाए, क्योंकि जो जाने गई हैं, क्योंकि कई पुलिसकर्मी और कई पत्रकार भी इसमें शामिल रहे जो इसमें जख्मी हुए, आगजनी, पत्थरबाजी, और ये करने वाले अचानक से कैसे ये सब कुछ हो गया और इतनी जल्दबाजी में, और इसका फायदा किस राजनीतिक दल को मिलने वाला है? आम आदमी पार्टी को कितना फायदा मिलने वाला है ऐसे हिंसा से, जिस तरीके के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं? उमा जी, कुछ कहना चाहेंगे? मुझसे चौहान जी, सोनी जी, हम कुछ कहना चाहेंगे? जी जपिन जी। सोनी जी, आपका प्रश्न मुझसे है? जी जी उमा जी आपसे है। जपिन जी वापस लौटते हैं, फिर आपकी बात सुनते हैं। ये जपिन जी जपेंद्र भाई बोल लेने दीजिए, आप काफी बोल चुके हैं, थोड़ा विपक्ष की सुन लेनी चाहिए थोड़ी बहुत। उत्तराखंड के अंदर जपिन जी आपका रुख करेंगे तब आप बोलिएगा। उमा जी से हमारा सवाल है कि कोई जगह नहीं है उत्तराखंड के अंदर, इस तरह की कोई जगह नहीं है। दंगाइयों की इस तरह की हरकत को किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाता। ये वक्त कर तो लिया आपने बर्दाश्त, हो तो गई घटना। अरे जपेंद्र भाई, घटना हो गई, बर्दाश्त कर दिया, सब कुछ हो गया, गिरफ्तार दिया था। चलिए, अब इस पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, इस पर आप लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और ये अब आगे की रणनीति बना रहे हैं कि इसका फायदा कैसे लिया जाए, ये मंशा नजर आ रही है। जपेन जी आपका रुख करेंगे। फिलहाल एक बड़ी चुनौती है अब सत्ता पक्ष के सामने भी कि इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए, कैसे सामान्य बनाया जाए। उमा जी, आम आदमी पार्टी को कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए सोनी जी, आम आदमी पार्टी दंगों के ऊपर राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ, यहाँ पर खासतौर पर जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये लोग तो वो हैं जिन्होंने चुनाव के बाद दिल्ली में दंगे करा दिए थे, अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और उसके बाद आरोप लगा दिया आम आदमी पार्टी के ऊपर, भाई जीती हुई पार्टी दंगा स्पेशलिस्ट पार्टी। आप लोग दंगा स्पेशलिस्ट पार्टी है। गोधरा से दंगे स्टार्ट होते होते आज यहाँ दंगे उत्तराखंड की शांत वादियों में भी पहुंच चुके हैं। और बीजेपी के पास सिर्फ एक फॉर्मूला होता है चुनाव जीतने का, कि दंगे कराइए, वोटों को पकड़िए, कीजिए, उसके बाद सत्ता पर काबिज हो जाइए। चलिए, ये अराजक तत्व कहाँ से आए? ये अराजक तत्व कहाँ से आए? आपकी जो टाइमिंग है ना, आपकी जो टाइमिंग है दंगों की, वो सब समझ रहे हैं। यूसीसी 2 दिन पहले लागू हुआ, 2 दिन के बाद आप लोगों ने दंगे करवा दिए। जो टाइमिंग है ना, ये सबकी समझ में बहुत अच्छी आ रही है और अगले महीने 2 महीने बाद चुनाव है 2024 के, वो टाइमिंग बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। हम कोई बेवकूफ नहीं बैठे हैं, ना जनता बेवकूफ बैठी है, दंगे कराने वाले ऐसी बात बोलेंगे, चलिए ठीक है, ठीक है, राजनीतिक दलों का काम ही यही है जो आप लोग कर रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं आप सभी पार्टियां। चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही।